यूं खाली बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा, अपने कर्म की शाख को भी हिलाना होगा। अंधेरों को कोसने से क्या होगा, तुम्हें अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। आज हम एक और दिया जलाने चले हैं, मतलब नेक्स्ट डीपीपी करने चले हैं 77। इससे पहले होप्स आप पूरी सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, जो कि डीपीपी 75, 76 और अब 77 पे आए हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्प्लेसमेंट करंट गोज थ्रू द गैप बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर व्हेन द चार्ज ऑन कैपेसिटर। वो कह रहे हैं जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो कब प्रोड्यूस होता है, जब कैपेसिटर की प्लेट के बीच में चार्ज क्या हो। तो अपने को ओवरऑल इसके बीच में ना इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करना होता है। वो तब हो सकता है जब इस प्लेट पे चार्ज इंक्रीज हो या डिक्रीज हो या चेंज हो। तो तीनों ही ऑप्शन इसके लिए सुटेबल हैं। तो हेंस ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन में अपने को कह रखा है कि एक कैपेसिटर दे रखा है सी, वोल्टेज भी गिवन है और अपने से डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा गया है। बच्चों अपने को पता है डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है आई डी, ये होता है डी क्यू बाई डी टी, और इस क्यू को हम लिखते हैं सी वी। तो याद आएगा आई वी बाहर सी बाहर आ जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है डीवी बाई डी टी। अब वोल्टेज का ये एक्सप्रेशन दे रखा है अपने को वी नोट साइन ओमेगा टी। तो हम यहां से इसको हटा के क्या लिख देंगे, वी नोट साइन ओमेगा टी। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हमारे पास वी नोट को आ जाएगा बाहर, सी ऑलरेडी हमारे पास बाहर था ही, और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है कोस ओमेगा टी, और ओमेगा बाहर आ जाता होता है, मतलब कि साइन ओमेगा टी का होगा ओमेगा कोस ओमेगा टी। अब ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया। तो आप देख लो किस किस में वी नोट ओमेगा सी है और साथ में कोस भी। तो ऑप्शन नंबर बी में देखो ओमेगा सी वी नोट तीनों चीजें हैं, ओमेगा सी वी नोट और कोस ओमेगा टी वाला ऑप्शन है। हेंस ऑप्शन नंबर डी बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन में कह रखा है कि इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती है वो प्ले करती है इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। ये बात तो ठीक है कि इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करती है। फिर है इंफ्रारेड रेडिएशन आर समटाइम्स रेफर टू हीट वेव्स। ये बात भी ठीक है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैं 2 मिनट आपका ध्यान चाहूंगा, यहां पर मैं एक्सप्लेन करता हूं किस तरह से इंफ्रारेड रेडिएशन अर्थ को जो है टेम्परेचर को मेंटेन करती है। देखो बच्चों, दिस इज अवर सन, व्हेन रेडिएशंस कम्स फ्रॉम सन एंड रीचेस टू अर्थ, दीज रेडिएशंस आर ऑफ हाई एनर्जी। सन बहुत गर्म होता है, उससे जो रेडिएशन निकलती है हाई एनर्जी की है, वो क्लाउड्स वगैरह को पेनिट्रेट करके अर्थ तक पहुंच जाती है। अर्थ गर्म होकर वापिस इन्हीं रेडिएशन को री रेडिएट करती है, लेकिन अभी एनर्जी कम होती है क्योंकि अर्थ सन जितना गर्म तो हॉट तो हो नहीं सकती, इसलिए कम एनर्जी की होती है जो कि क्लाउड्स के अंदर ट्रैप हो जाती है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ट्रैप हो जाती है। इन्हीं हीट रेडिएशन को बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। तो इनकी वजह से क्या रहता है, हमारी अर्थ में टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर ऐसा ना होता ना तो यूं होता कि पूरे रात होते ही पूरे अपने अर्थ के ऊपर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता, इतना कम हो जाता कि हम सर्वाइव ना कर सकते, पेड़ पौधे सब मर जाते। तो अर्थ पे ग्रीनरी मतलब जीवन है तो इन्हीं इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से है। तभी इनके जो इस तरह से एक अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रखती है, इस इफेक्ट को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ऐसा एग्जांपल आपको देखने में मिलता है अपनी गाड़ियों के अंदर भी। गाड़ी के अगर सारे शीशे विंडोज बंद हो, बाहर से जो सनलाइट आती है वो अंदर तो पहुंच जाती है, बट गाड़ी के अंदर से बाहर वो उस ग्लास को क्रॉस नहीं कर सकती। इसीलिए क्या होता है, गाड़ी जब खोलते हैं तो वहां ज्यादा गर्मी होती है एज कंपेयर टू बाहर के कंपैरिजन में। लेकिन बच्चों अब क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इतनी ज्यादा हो चुकी है हमारे एनवायरनमेंट में पेड़ वगैरह कटने की वजह से कि अब जो है जितनी रेडिएशन बाहर जाना चाहिए थी वो भी नहीं जा सकती, जिसकी वजह से क्या होता है, अब जो ग्लोबल वार्मिंग का केस आने लग गया, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, ग्लेशियर वगैरह की आइस पिघलने लगी, जो वाटर लेवल है सी का वो अब आने लग गया, समुद्र तट के आसपास के जो क्षेत्र हैं वो सारे क्या हो गए, पानी में डूबने लग गए। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि है ना, इंफ्रारेड रेडिएशन जो है ये तो ठीक बात है कि टेम्परेचर को मेंटेन करती है, इन्हीं को हीट वेव्स बोलते हैं, दोनों बातें ठीक है, पर रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं थी, इसलिए हम कहेंगे इसका बी ऑप्शन आएगा। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट अपने को गिवन है एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, वो कह रहे किस चीज से स्टडी हो सकता है, तो हम कहेंगे एक्स रे से स्टडी हो सकता है, बिकॉज एक ब्रैग इक्वेशन थी जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी क्रिस्टल के स्पेस लैटिस को, मतलब 2 एटम के बीच की दूरी को एक्स रे से देख सकते हैं। इससे एक ब्रैग इक्वेशन भी आई थी
मेनली ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, इसीलिए इसको ज्यादा टच नहीं कर रहे। नेक्स्ट है कितना रेशियो होता है कंट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैंने लीडर सीरीज के पॉइंट में बता रखा है ऑलरेडी कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड की होती है, दोनों इक्वल होते हैं। तो ये जो रेशियो होती है ये 1:1 होती है, हेंस ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों अपने को फिगर शो है जिसके अंदर कैपेसिटर की दो प्लेट दे रखी है, प्लेट की लिए रेडियस भी दे रखी है और दोनों बीच में सेपरेशन भी गिवन है, और ये कहा गया है कि कैपेसिटर को हमने चार्ज किया है एक्सटर्नल सोर्स से, तो चार्जिंग करंट इज कांस्टेंट, तो चार्जिंग करंट भी दे रखा है। तो अपने को इनमें से बताना कौन सा करेक्ट होगा। तो सबसे पहले बच्चों अपने को ये पता है कि जिस करंट से ये कैपेसिटर की प्लेट चार्ज हो रही है वही इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, मतलब इतना होना चाहिए। हम यहां से देखते हैं जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें साफ साफ दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट करंट ये, तो ये तो रॉन्ग हो गया। अब हम कैपेसिटेंस निकाल के देखते हैं बच्चों। कैपेसिटेंस का जो है ये यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक का काम है। कैपेसिटेंस का डायरेक्ट फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है, एरिया पाई आर स्क्वायर करके निकाल लेंगे। डी अपने को डिस्टेंस भी गिवन है इसके अंदर, मतलब आर भी गिवन है और डिस्टेंस भी गिवन है। ये वैल्यू रख के हमारे पास सी आ जाएगा जो कि 20 माइक्रोफैरेड है। तो हमने देखा हमको दे रखा 75 पिकोफैरेड, ये रॉन्ग हो गया। यहाँ 20 पिकोफैरेड आ रहा है, यहाँ 75, तो ये भी रॉन्ग है। दैट मींस ये करेक्ट हो सकता है, पर हम करके देख लेते हैं। अपने को रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बताना है इतना है या नहीं है। बाय डियर स्टूडेंट्स, आईडी का फॉर्मूला मैंने आपको कई बार बता दिया, आई इज इक्वल टू डी क्यू। क्यू की जगह मैं सी भी लिख देता हूं, डी क्यू बाई डी टी होता है, सी बाहर आ जाएगा तो बन जाएगा डीवी बाई डी टी। अब देखो सी आपने अभी भी फाइंड किया था, ये पूरा डीवी बाई डी टी होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, रेट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब सी डिवाइड में आ गया आई डी बाई सी, ये अपन ने अभी भी डिस्कस किया था। जिस करंट से बैटरी चार्ज कैपेसिटर की प्लेट चार्ज हो रही होती है वही डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। तो वो वैल्यू पुट करी, सी आपने फाइंड किया 20 पिकोफैरेड पुट किया, तो इससे आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁹ वोल्ट पर सेकंड। ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। वो कह रहे हैं चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ ईएम वेव। बच्चों अपने को ये देखो 10th से करते आ रहे हैं कि हर मीडियम में स्पीड अलग अलग होती है, तभी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट आया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट इन रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम्स। तो हर मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, इसीलिए ये जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। डी विल बी द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने को कह रखा है कि इनमें से कौन सी चीज जो वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं है, ये ऑप्शन दे रखे हैं, ये वेव दे रखी है। तो बच्चों आपको सबसे पहले इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसको वेव नंबर बोलते हैं के को, ये होता है हमारे पास 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा। और इसके बाद हमारे पास ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ना लिख के मैं इसको सी बाय लैम्डा लिख देता हूं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ही सी बाय लैम्डा होती है। अगर मुझे लैम्डा को इंडिपेंडेंट क्वांटिटी निकालनी है तो आपको पता है कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा नीचे लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। अकेले में भी लैम्डा आ रहा है, इसमें भी लैम्डा आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। जब आप के और ओमेगा को डिवाइड करोगे, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आप देखना 2 पाई कट जाएगा, लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, तो के अपॉन ओमेगा आगे से हमेशा याद भी रखना 1/c है, या आगे के क्वेश्चंस में ये यूज होगा कि ओमेगा बाय के जो है सी। तो डायरेक्ट आप देखना मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 8 की रेफरेंस दूंगा, ये हमें पता ये होता है। तो अभी हमारे पास जो के बाय ओमेगा आ गया, ये रेशियो जो है, ये लैम्डा इसमें नहीं आता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। वो कह रहे बच्चों आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सन इज इतना। अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू दे रखी है, एवरेज टोटल एनर्जी डेंसिटी निकालनी है। तो बच्चों टोटल एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, हमें पता है टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी प्लस में मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी, और ये आपस में इक्वल होते हैं, दोनों इक्वली एनर्जी डेंसिटी होती है। तो हम कह दें कि इनमें से किसी का भी 2 टाइम कर दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी डेंसिटी का हम 2 टाइम कर देते हैं। यहां से देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। अब ये 2 से 2 कट गया, जस्ट एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर करना है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 ले ली, ये 720 अपने को दे रखा है। दोनों की वैल्यू पुट करी, सोल्व कर लेंगे, बहुत इजीली हमारे पास आ जाएगा 4.59 इंटू 10⁻⁻6 जूल पर मीटर क्यूब, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट पढ़ते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली ड्यू टू, अभी प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस के अंदर हमने डिस्कस किया था, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है मेनली इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वो कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे रखी है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ई और बी दे रखे हैं, विच आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, और अपने को ये कहा गया है कि डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन इज गिवन बाय एक्स वेक्टर, दैट ऑफ वेव प्रोपेगेशन इज के कैप। बच्चों अगर हम देखो के कैप हमारे को पता है जेड एक्सिस है, कैसी एक्सिस है, जेड एक्सिस। आप देखो बच्चों, अगर मैं कह दूं ये मेरे पास है, ये लेट कर लो एक्स, ये वाई, जेड बाहर आ रहा है, अगर एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड बना दूं, वाई एक्सिस में मैं बना दूं मैग्नेटिक फील्ड, और जेड एक्सिस में बना दूं स्पीड ऑफ लाइट या एनर्जी ट्रेवल कर रही है, तो जब आप ई क्रॉस बी करोगे तो जेड ही आएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि ई क्रॉस बी की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन होगी, हमारी के कैप। तो अब अपने को इसके अंदर देखो बच्चों, जो पोलराइजेशन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोलराइजेशन डायरेक्शन पोलराइजेशन होती है वो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में पोलराइजेशन के दो ऑप्शन है, ए या सी, बी और डी तो हो नहीं सकते, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पोलराइजेशन हो रही है जो कि नहीं होती। तो इनमें से अब देखते हैं बच्चों, अभी मैंने बताया देखो ई क्रॉस बी करोगे तो क्या आएगा, तो ई क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है के, वो किसके पैरेलल है, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट के की तरफ है। देखो ई क्रॉस बी की डायरेक्शन किसके पैरेलल, पैरेलल की तरफ, किसकी तरफ है, के वेक्टर की तरफ, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में, वो कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी दे रखी है और रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी भी दे रखी है, दोनों टू, वेलोसिटी इन दिस मीडियम अपने को बताना है। बच्चों देखो अपने पास जो फॉर्मूला होता है सी का, ये होता है 1/√μ0 ε0, ये लीडर सीरीज के पॉइंट में बता चुका हूं, इसको डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास जो v का फार्मूला होता है वो होता है √μm 1/√μm ε m। अगर इसको और ज्यादा सोल्व करते हैं तो यही फार्मूला हमारे पास बन जाता है, v = 1/√μ ऑफ फ्री स्पेस इंटू म्यू ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी। अब ये एप्सिलॉन हम को क्या लिख सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इंटू रिलेटिव परमिटिविटी। अब माय डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों की रेशियो ले लो, जब इनकी रेशियो लोगे तो हमारे पास आ जाएगा v/c। देखो ये इनवर्स में जो चीज नीचे वो ऊपर आ जाएगी, मतलब अब इसमें ये पूरी टर्म इसके μ0 ε0 को कट कर देगी, बच जाएगा हमारे पास 1/√μr ε r। अब ये भी 2 दे रखा है, ये भी 2, तो ये 2 और 2 का 4 बन जाएगा, 4 का रूट क्या आ जाएगा 2, तो ये आ गया 1/2। इस c को ऊपर ले जाते हैं तो वेलोसिटी गिवन मीडियम में क्या आ जाएगी, c/2। c/2 का मतलब क्या, स्पीड ऑफ लाइट का हाफ, दैट मींस ये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13th क्वेश्चन में देखो अपने को क्या रखा है कि ये एक अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिवन है, अपने को बताना है इसका मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी। तो बच्चों इसको जल्दी से देखते हैं। देखो अगर यहाँ पे B0 है, यहां पे इसका तो आ जाएगा E, जो कि सब में दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अपने को दे रखा है आगे B0, अपने को बताया है E0 बाय B0 C होता है, तो E0 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा C टाइम B0 इंटू C हो जाएगा। अब B0 इंटू C भी देखो सब में आ रहा है, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन जो है ये तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें B0 डिवाइड बाय C है। आगे देखते हैं, अगर वो एक्सप्रेशन प्लस की थी तो ये भी प्लस की रहनी चाहिए, इसमें माइनस आ गया, ये रॉन्ग हो गया। उसमें देखो अंदर प्लस हो तो यहाँ भी प्लस रहना चाहिए, बस ये वैल्यूज चेंज होती है, या ये J में जा रही तो K वेक्टर में जाएगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे की। तो हमें पता चल गया कि इसका मतलब ये नेगेटिव वाला ये भी रॉन्ग है, ये बच गया, ये बिल्कुल इसको मैच करता है। E का B का E, B0 का E0 आ गया, E0 मतलब ये आ गया, मैंने अभी बताया था ये E0 है। KX का KX, ओमेगा टी वो y एक्सिस में थी, तो ये Z एक्सिस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, बस ये चेंज होता है। तो हमारे पास डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपने को दे रखा है इस तरह से, और अपने को क्या रखा है, वैल्यू ऑफ
वेव वेक्टर के। वेव वेक्टर के मतलब कि अपने को के जो होता है ये बताना है। के होता क्या है बच्चों, वैसे अभी अभी मैं हमने डिस्कस किया था के बाय ओमेगा क्या होता है 1/c। तो के कितना हो जाएगा ओमेगा बाय सी। तो आप ध्यान से देखो ओमेगा ये होता है क्योंकि इक्वेशन के अकॉर्डिंग ई इज इक्वल टू ई नोट के जेड, टी के साथ वाली चीज ओमेगा होती है, वैसा ओमेगा टी से एंगल बनता है। तो ये ओमेगा ही है। ओमेगा दे रखा है 6 × 10⁸। वैसे तो माइनस का, बट अपन माइनस का नहीं लेंगे क्योंकि अपने को ऑप्शन में कोई माइनस नहीं है। तो नीचे 3 × 10⁸ करेंगे, इससे हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 10⁸ कट गया, 3 और से कट के 2 आ गया। तो हेंस ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15th क्वेश्चन बच्चों ने कह रखा है कि द मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ पोलराइज्ड वेव ऑफ लाइट इज दिस। ये मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट दे रखा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट अपने से पूछी है। तो देखो इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन है तो B इज इक्वल टू ये बी नोट होना चाहिए था। जब ये बी नोट है तो बी नोट की वैल्यू क्या आ गई 4 × 10⁻⁶। अपने को पता है इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की होती है इतनी, हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नोट, और साथ में सी से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को सी से मल्टीप्लाई किया है। जब आप इस बी को देखोगे तो ये बी है क्या आरएमएस वैल्यू, क्योंकि बी नोट बाय √2 होती है। तो बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा बी नोट का स्क्वायर बाय में 2। अब बच्चों ये हमारे पास आ गई मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बी नोट के टर्म में, ये आरएमएस के टर्म में थी। अगर मैं कहूं इसको 2 टाइम कर दो, 2 टाइम करने से क्या होगा टोटल हमारे पास आ जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी क्या आ जाएगी इसका 2 टाइम, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो एक 2 कट गया, ये बच गया। अब सारी वैल्यूज दे रखी है, देखो बी नोट की वैल्यू अपने को दे रखी है, सी की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट अपने को पता है, म्यू नोट होता है परमिएबिलिटी, क्या होता है परमिएबिलिटी। म्यू नोट की वैल्यू पूरे म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है, ये वहां जाएगा तो अकेला म्यू नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4 पाई × 10⁻⁻7, ये मैंने लिख दिया म्यू नोट की वैल्यू। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, 4 से देखो ये 4 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ज्यादा सोल्व करके ये आ जाएगा 1.9 × 10⁻3 है, तो हम इसके जगह किलो लगा देते हैं। और इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट होती है वोट पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी जो है पावर कौन एरिया होती है एक्चुअली में, तो वोट पावर के लिए और एरिया किसके लिए एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन इसका आंसर जो है हमारे पास वो आ जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कह रखा है कि एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी वेवलेंथ दे रखी है 6 मिलीमीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में दे रखा है अपने को 33 वोल्ट पर मीटर। इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को बतानी है। तो देखो आज एक्चुअली में इक्वेशन क्या होती है, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब देखो अगर मैं कहूं कि इस पूरे में से ओमेगा कॉमन ले लिया, ओमेगा कॉमन लेंगे तो यहां से तो ओमेगा था तो इसमें तो ओमेगा बाहर आ गया, इसमें था तो ओमेगा से डिवाइड करना पड़ा तो हमारे पास ये बन गया सी। क्योंकि देखो अब उस इक्वेशन में सब में टी 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 तो था, तो मैंने ये टी की टर्म में सारा ये लिख दिया। अब हमारे पास इतनी चीज बन गई बच्चों, बाहर वाले ओमेगा को लिखा मैंने 2 पाई × फ्रीक्वेंसी, इसी फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं सी बाय लैम्डा। अब देखो अपने को लैम्डा की वैल्यू गिवन है, सी स्पीड ऑफ लाइट अपने को पता है क्या होता है, और इनको जब हम सोल्व करेंगे तो आप देखना ये 3 और ये 2, 3 2 जा क्या आ जाएगा हमारे पास 6, ये 6 इस 6 से कैंसिल हो गया, पाई और ये 10 की पावर 3 है ऊपर जाके बन जाएगी 11, क्योंकि 3 ऐड हो जाएगा, इसको ऊपर जाके 8 के साथ मिलकर क्या बना देगा 11, तो पाई × 10⁻11 आ गया। तो 33 देखो 33, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू लिखनी होती है, वो अपने को दे रखी है, फॉर्मूला होता है ना E इज इक्वल टू ई नोट, तो ई नोट हमने लिख दिया गिवन अकॉर्डिंग, गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। फिर हमने कहा इसको रीशफल करके यूं लिख सकते हैं, इसमें हमारे पास इसकी वैल्यू दे रखी थी लैम्डा की, इसको सोल्व किया तो हमारे पास आ गया पाई × 10⁻11, तो ये हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर बी। इसमें 10⁻11 एक में ही दिख रहा है अपने को, हेंस बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 में बच्चों अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन पूछी है अपने से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलोंग द डायरेक्शन। बच्चों अपने पता है E क्रॉस B करेंगे तो उससे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ जाएगी जो कि C वेक्टर होता है। तो हम E क्रॉस B करके देख लेते हैं। हमारे को पता है इससे
पहले आई के माइनस जे और के कैप अपने को लिखना है। ई वेक्टर देखेंगे, ई वेक्टर के लिए क्या क्या गिवन है हमारे को। ई वेक्टर के लिए दे रखा है 1 2 -3, 1 2 -3। बी वेक्टर के लिए दे रखा है 2 -3, 2 -3 1। जब आप आई कैप के कोफिशिएंट को फाइंड करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, ये बन गया 9 और प्लस का, लेकिन हमें माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखना होता है। ये आ गया माइनस का 9, माइनस जे कैप हम माइनस का लेते हैं इनटू में, ये हमारे पास आ जाएगा। आप जे कैप देख लेते हैं, जे में इसको हाइड कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इससे 1 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 6 और ये प्लस का 6 बन जाएगा, 6 + 1 7। तो बच्चों ऐसे ही के कैप निकाल लेंगे। तो देखो हमारे पास आ जाएगा इससे ऑप्शन डी, क्यों? क्योंकि 7 आई कैप माइनस का आ गया, जे कैप भी माइनस का आ गया, और कोई ऑप्शन नहीं जिसके अंदर आई और जे दोनों माइनस के आते हो। के निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, करके देखोगे तो वो भी हमारे पास, आप देख लेना, के को करोगे तो वो आ जाएगा हमारे पास -3 -4 के कैप, इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस इसकी मल्टीप्लाई, तो -7 के कैप आ गया, माइनस कॉमन आ गया, तो हमारे पास ये आ गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो डायरेक्शन इसी की होगी जो ये वेव आई है हमारे पास। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 पे। वो कह रहा है विच कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैज मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ बच्चों किसकी होती है? रेडियो वेव की, मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम वेवलेंथ। आगे बढ़ते हैं, वो कह रहे हैं प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे रखी है अपने को, इफ वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है बच्चों। तो अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाय में मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सी होता है, ये ऊपर जाएगा तो वो नीचे आ जाएगा। अपने से ई पूछा है ना, सॉरी, तो अपने को पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ जाएगा सी इंटू बी, ये बी ऊपर गया। तो अपने पास बच्चों सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास दे रखा है 1.2 × 10⁻⁻8, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 मतलब 3.6 आ जाएगा। अब देखो अपने को 3.6 वाले दो ऑप्शन है बी और डी। अब डायरेक्शन से देखेंगे, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के कैप दे रखा है और अपने को ये भी पता है कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो के कैप तो आ नहीं सकता इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? जे कैप। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 क्वेश्चन में क्या रखा है अपने को कि इनमें से करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ फील्ड रिस्पेक्टिवली। वो कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो जो पॉसिबल डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की, इनमें से कौन सा वेक्टर बन सकते हैं। दोस्तों अगर हम इनको मान लें ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखे हैं सारे, पहले वाले, ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखे हैं, ई क्रॉस बी करना अपने को, ई क्रॉस बी करना है। तो देखो इन दोनों के अंदर क्या है ना, अपने क्वेश्चन में कह रखा है कि जो वेव है वो जेड डायरेक्शन में चलती है। वो बात तो नहीं कहते तब भी अपने पता चल जाती कि आई और जे में तो है, आई और जे में इनका जो ई क्रॉस बी है रिजल्टेंट वो हमेशा क्या आएगा? आई और जे के परपेंडिकुलर, मतलब के में आएगा। बट इसने ये श्योर कर दिया कि पॉजिटिव जेड एक्सिस में वेव चलती है। हमने दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट ली, इसको ई वेक्टर मान के इसको बी, जिस तरह की मैं पहले की लेके दिखा रहा हूं। ई क्रॉस बी करोगे तो क्या आ जाएगा? आई जे, पहले ई के कंपोनेंट 1 2, फिर इसके कितने 2 -1, आई और जे से हमेशा हमारे पास क्या आता है? के। तो के वेक्टर क्या आ जाएगा? दिस इंटू दिस मतलब कि -1, माइनस दिस इंटू दिस मतलब कि -4, -5 के का आ गया, पहले की मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लेके दिखा दी। तो अपन ने देखा जिसमें प्लस पॉजिटिव जेड आएगा तो प्लस के कैप आना चाहिए था, तो प्लस के कैप के लिए हमने देखा बच्चों यार दो ऑप्शन आ रहे हैं जो स्टार लगा दे, जब आप सबकी क्रॉस प्रोडक्ट लेके देखते हो तो जिसके ऊपर हमने स्टार लगा दिए दोनों के दोनों हमारे पास क्या आ गए? तो प्लस के कैप। अब यहाँ पे बात जो है पेज अटक गया। अब एक और चीज का अपन यूज करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर चलते हैं। आपस में परपेंडिकुलर होंगे, दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए? 0, क्योंकि ई डॉट बी परपेंडिकुलर वेक्टर के 0 होता है। जब हमने सेकंड वाले केस में देखा, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट ली, मतलब आई से आई वाले मल्टीप्लाई, कितना आ गया? -2 × 3 -6, और जे से जे वाले -3 -2 क्या आ गया? +6। इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई सेकंड वाले की। तो हालांकि मैंने थर्ड भी निकाल रखी है, 8 आएगी पर करके नहीं दिखा रहा, तो इससे ये श्योर हो गया कि ई और बी भी परपेंडिकुलर है। तो हमारा जो आंसर है वो सेकंड वाला आ जाएगा,
जो कि हमारे पास है ये वाला, इस पेयर के लिए ये क्रॉस प्रोडक्ट लेने से हमारे पास के कैप में भी आ रहा है आंसर, और आपस में ये परपेंडिकुलर तो इनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो भी आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। वो कह रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ई एम रेडिएशन आर आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग देयर। आइडेंटिफाई क्या कर, ईएम वेव को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हमारे पास हो तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव रेडिएशन की प्रॉपर्टीज को बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी प्रोड्यूस व्हेन चार्ज इज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब प्रोड्यूस होती है, क्या चार्ज कांस्टेंट स्पीड से जाए, तो हम कहेंगे नहीं, जब चार्ज एक्सेलरेट होता है तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, ये ठीक है क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए एक इनवर्ड फोर्स चाहिए होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसी फोर्स उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, या उससे एक्सेलरेशन मिलता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आप हमेशा याद रखना जब भी एक्सेलरेटेड चार्ज होगा वो ईएम वेव प्रोड्यूस करेगा। तो बी तो ठीक है। सी देख लेते हैं, फॉलिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉल करेगा तो वो एक्सेलरेट होगा ही होगा। मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूं। देखो जैसे कि मान लो ये ऊपर पॉजिटिव प्लेट है, नीचे क्या है नेगेटिव प्लेट, इसके बीच में चार्ज आ रहा है, तो एक्चुअली ये पॉजिटिव धक्का लगाएगा तो रिपेल करेगा और नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, या हम कहीं ये बीच पे फोर्स लगाएंगे, फोर्स है तो वहां क्या है एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज फॉल होगा तो वो भी एक्सेलरेटिंग का केस होगा। तो हम इसीलिए कह देंगे बोथ बी एंड सी। तो डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में अपने को कह रखा है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वो इसके अंदर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं और फेज के बारे में बात कर रखी है। पहले तो मैं आपको करेक्ट बता देता हूं क्या होता है। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो ऐसे ऊपर नीचे चलता है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके परपेंडिकुलर होता है वो अंदर बाहर चलता है। अब परपेंडिकुलर है अंदर बाहर तो चलता है बच्चों, लेकिन फेज सेम होता है। फेज सेम का मीनिंग क्या होता है, जब ये जीरो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गया ये भी मैक्सिमम हो गया, अगेन दोनों सेम टाइम पे जीरो। अब ये नीचे की तरफ आया, ये जो येलो वाला है ये अपने बैक साइड जाएगा, ये बैक साइड जाएगा तो वहां जाएगा फिर से, मतलब दोनों सेम टाइम पे जीरो सेम पे मैक्सिमम होते हैं। ये एक वेव येलो वाली कंप्लीट होगी, अब अगेन ये दूसरी वेव कंप्लीट होगी, तो ये सेम फेज में होते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर क्या रखा है फेज डिफरेंस फाई, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है तो रॉन्ग हो गया। सेकंड में क्या रखा है फेज डिफरेंस π/2, ये भी रॉन्ग हो गया। फिर क्या रखा है सेम फेज लेकिन रैंडमली ओरिएंटेटेड होते हैं, ये भी रॉन्ग हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर बाहर होता है, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं दोनों फील्ड और सेम फेज में होते हैं। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज या हैव जीरो एवरेज वैल्यू। बच्चों एवरेज वैल्यू दोनों फील्ड की जीरो होती है, क्योंकि एक मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अप डाउन जा रहा है, जितना पॉजिटिव होता है उतना ही क्या हो जाता है नेगेटिव। मैग्नेटिक फील्ड बस अंदर बाहर जा रहा है, जितना मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव होता है उतना ही क्या हो जाता है नेगेटिव। तो एवरेज वैल्यू दोनों ही फील्ड की जीरो होती है, बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरेज वैल्यू क्या होती है जीरो। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों, अब हम देखते हैं इसका तो आ गया आंसर हमारे पास ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 में कह रखा है कि अपने को एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक्स डायरेक्शन के अलोंग जा रही है, कहां जा रही है एक्स डायरेक्शन के अलोंग। फाइंड द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। बच्चों अगर हम कह देवे कि हमारे पास एक्स डायरेक्शन में जा रही है वेव, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई में, मैग्नेटिक फील्ड है जेड में, तो हम देखें ई क्रॉस बी करके देखते हैं। ई को मतलब ऊपर हाथ रखा, क्रॉस मतलब बी की तरफ आई, ई की तरफ हाथ क्रॉस करना तो मतलब हाथ को घुमा दो बी की तरफ। बी कहां है बाहर की तरफ, बाहर की तरफ है तो एनर्जी तभी देखो वहां चल रही है। हम डायरेक्शन देता है ई क्रॉस बी की, अगर ई पे हाथ रखा बी पे जाए, मतलब हमें समझ आ गया ई क्रॉस बी की डायरेक्शन हमारे पास एनर्जी की डायरेक्शन होती है। दैट मीन्स तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ही करेक्ट हो जाएगा। एक बार मैं और भी चेक कर लेता हूं, अगर ये वाला तो रॉन्ग हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में चल ही नहीं सकता, क्योंकि तीनों चीजें एनर्जी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है, तो एनर्जी एक्स डायरेक्शन में तो चल ही नहीं सकती। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों हमारे पास बी और देख लेते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में होता, मान लो बाहर होता, और हम ऊपर की ओर हाथ करते, ऐसे ऊपर की ओर हाथ करते, मतलब किसकी ओर
अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता बाहर की तरफ, यहां पे मैग्नेटिक होता, ये कहना जो चाह रहे हैं, यहां मैग्नेटिक होता और यहां इलेक्ट्रिक होता, तो हमारा थंब इधर जा रहा है, तो हमारी एनर्जी तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाती है इसके अकॉर्डिंग, पर हमें क्या रखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स में जा रही है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। वो कह रहे हैं वन, इसकी डायमेंशन क्या होगी। हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट का फार्मूला इतना होता है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो सी स्क्वायर आ जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो हम देखेंगे ये एक्चुअली में स्पीड ऑफ लाइट का जो है वो स्क्वायर ही है, तो स्क्वायर लेने से क्या आ गया बच्चों, स्पीड की डायमेंशन होती है L1 t माइनस वन, स्क्वायर करो तो आ जाएगी L2 t माइनस टू। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 पे। वो कह रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन में कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिक्वायर होती है, तो टेलीकम्युनिकेशन के अंदर माइक्रोवेव की रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर अपने को कह रखा है कि ईएम वेव वो एयर से एंटर करती है मीडियम में, इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में ये सारा दे रखा है, मीडियम में ये दे रखा है, और अपने को ये कह रखा है कि ये है परमिटिविटी ऑफ एयर एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इनकी रेशियो अपने को बतानी है बच्चों, ये मतलब ये ऑप्शन में से अपने को बताना है। हम देखते हैं तो फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, ये हमारे पास है E1 इज इक्वल टू ई नोट वन एक्स कैप कोस, ये एक किस्म का ओमेगा है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, अंदर जाएगा तो क्या बना देगा ये बना देगा ओमेगा जेड बाय सी माइनस ओमेगा टी। अगर हम देखें हमें पता है कि ओमेगा बाय के ये सी होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ओमेगा बाय सी क्या बन जाएगा के। तो ये जो इक्वेशन है एयर के लिए आ गई ई नोट वन एक्स कैप कोस कोस, ये आ गई के जेड माइनस, यहां पे क्या आ गई हमारे पास ओमेगा टी। ये इक्वेशन मैंने बच्चों इसको रीशफल करके बना दिया, आप जो आप इक्वेशन पढ़ते आए वही बन गई। ऐसे ही जो सेकंड इक्वेशन है E2, ये बन जाएगी ई नोट टू एक्स कैप कोस कोस, जब के को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2k जेड आ गया, माइनस का यहां पे भी जब के मल्टीप्लाई करो के इंटू सी होता है ओमेगा। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखो बच्चों, ये तो है एयर के लिए, ये है मीडियम के लिए, इसमें जेड के साथ होता है उसको बोलते हैं अपन के, जो जेड के साथ होता है उसको पूरा के बोलते हैं। मतलब जो हमारे पास यहां देखा जाए ना, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहली इक्वेशन के अंदर ओमेगा बाय के करेंगे तो वो आ जाएगा सी, और इसी के अंदर हम देखेंगे ओमेगा बाय 2k करेंगे, ये जेड के साथ वाली पूरी चीज को इस कांस्टेंट को के मानते हैं, उसके कंपैरिजन में इसका के 2 गुना है तो इसको 2k लिख दिया, तो ये आ जाएगी स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। अब बच्चों हमारे पास सी की ये क्वेश्चन आ गई, वी की ये, इनसे क्या पता चल रहा है, ये वाली चीज जो है देखो सी के इक्वल है, तो वेलोसिटी जो आ गई वो आ गई कितनी हमारे पास, वेलोसिटी आ गई c बाय 2। अब बच्चों ये आप याद रखना, मैं आगे बताता हूं कैसे किया। देखो अपने को ये पता है c का फार्मूला 1 बाय अंडर द रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है, v का फार्मूला 1 बाय अंडर द रूट म्यू एम एप्सिलॉन एम है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा अभी बैक स्लाइड में कि नॉन मैग्नेटिक मीडियम है। नॉन मैग्नेटिक मीडियम का मतलब ये नोट का नोट ही आ जाएगा, जब ये नोट आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इन दोनों की रेशियो ले लेते हैं, जब इनकी रेशियो ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा v बाय सी, v बाय सी, ये हमारे पास आ जाएगा। यहां पर ये म्यू नोट जो है, ये म्यू नोट कैंसिल हो जाएंगे, और ये ऊपर बच जाएगा रूट ऑफ एप्सिलॉन एम सॉरी एप्सिलॉन नोट बाय यहां बच जाएगा एप्सिलॉन एम। अब अपने को ये वाली रेशियो ऑलरेडी पता है 1/2 थी, तो 1/2 थी, तो यहां पे जब आप स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा परमिटिविटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस अपॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जो कि 1/4 आ गया। और अपने को देखो ऑप्शन नंबर सी में परमिटिविटी ऑफ एयर और परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इनकी रेशियो 1/4 है, हेंस ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। और मैं आपको कह रहा था जो कि नॉन मैग्नेटिक मीडियम है ये कह रखा है, इसलिए म्यू नोट और हम जो देखते हैं म्यू एम दोनों एक ही चीज होती है, दोनों में कोई फर्क नहीं होता। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। बच्चों अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह रखी है, आई जो है वो क्या है, आई इंटेंसिटी है, और
और अपने को कह रखा है सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है, तो अपने बताना आई बाई सी जो है उसकी डायमेंशन वो इनमें से किसके इक्वल होगी। बच्चों या तो डायरेक्ट पता होना चाहिए इंटेंसिटी बाय सी जो है प्रेशर है, या आप डायमेंशन से भी सोल्व कर सकते हो। डायमेंशन से कैसे बच्चों, देखो आई का फॉर्मूला होता क्या है, आई होता है एक्चुअली में फोर्स पावर अपॉन एरिया, पावर पर यूनिट एरिया। साथ में नीचे देखो सी है स्पीड ऑफ लाइट। फिर अपन इसमें देखें पावर होता क्या है, वर्क अपॉन टाइम, साथ में क्या है एरिया, और साथ में नीचे क्या है सी भी है। फिर वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, साथ में क्या है नीचे हमारे पास देखो टाइम, फिर है एरिया, फिर है ये सी जो है स्पीड, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब स्पीड की डायमेंशन है तो ये टाइम एस से एस कट गया और ये टी से टी कट गया, फोर्स अपॉन एरिया आ गया तो सीधा आपको पता चल गया ये प्रेशर आ गया, मतलब ये डायमेंशन का यूज करके होगा। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर अपने से पूछा गया है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो वैक्यूम में जा रही है और ये अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दे रखे हैं। तो बच्चों अपने से ये पूछा है कि इनमें से कौन सी जो चीज है वो करेक्ट होगी। माय डियर स्टूडेंट्स अपने को सीधी सीधी बात है दो फार्मूले पता है, एक तो क्या कि ई नोट बाय बी नोट ये भी सी होता है, और एक अपने को और पता है ओमेगा बाय के ये भी सी होता है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो के इंटू ई नोट इज इक्वल टू बी नोट ओमेगा हो जाएगा, के इंटू ई नोट इज इक्वल टू बी नोट इंटू ओमेगा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 के अंदर बच्चों अपने को कह रखा है कि फ्रीक्वेंसी की रेंज जो है इतनी है तो वेवलेंथ की रेंज बताओ। तो बच्चों वेवलेंथ होता क्या है सी बाय न्यू, ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में डायरेक्ट रिलेशन है, क्लास 9 से आप ये समझते आ रहे हो। अगर आप फर्स्ट फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो ये लैम्डा नीचे चला जाएगा, फर्स्ट लैम्डा लिख देंगे एस, और ऊपर स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू रखी। अगर इनको सोल्व करेंगे तो 40 मीटर आ जाता है। ऐसे ही इसी के अंदर जब आप लैम्डा फ्रीक्वेंसी 2 निकालोगे, फ्रीक्वेंसी 2 देखो ऊपर यहां से थोड़ा सा यहां पे मैंने है ना यहां पे सिंबल मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये लैम्डा 1 ही है, ये लैम्डा 2 है। तो बच्चों देखो यहां पर अपने को सी बाय फ्रीक्वेंसी करनी है, फ्रीक्वेंसी 75 मेगा हर्ट्ज है तो मेगा के 10 की पावर 6। ऐसे ही जब लैम्डा 2 निकालोगे तो बड़े वाली फ्रीक्वेंसी रख देंगे, बड़े वाली फ्रीक्वेंसी रखी 12 मेगा हर्ट्ज, 12 10 की पावर 6, इसको सोल्व करें 25 मीटर आ जाएगा। तो रेंज है वो आ जाएगी 25 से 40 तक। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। वो कह रहे हैं प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वेव डिलीवर मोमेंटम पी एंड एनर्जी ई, चूज करेक्ट अल्टरनेट। बच्चों अपने को ये कहा है कि कोई वेव जो है मोमेंटम और एनर्जी दोनों ही ट्रांसफर कर रही है, तो इनमें से करेक्ट अल्टरनेट अपने को चूज अगर करती तो मोमेंटम होता पी, एनर्जी होती ई, अपने को करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। माय डियर स्टूडेंट्स ये वेव की प्रॉपर्टी है, जो वेव है वो एनर्जी और मोमेंटम दोनों को ट्रांसफर कर सकती है। कैसे, देखो जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, अगर आप आग के आगे हाथ रखोगे हाथ गर्म हो जाता है, मतलब आपको एनर्जी मिल रही है। दूसरा आपने ये भी देखा होगा 7th यूनिट के अंदर जैसे ही किसी मेटल पे लाइट पड़ती है उससे इलेक्ट्रॉन फ्री जाते हैं, मतलब मोमेंटम या इफेक्ट को भी वेव ट्रांसफर करती है। वैसे भी वेव के लिए जनरल टर्म होती है कि जो वेव है एनर्जी मोमेंटम दोनों को ट्रांसफर करती है पर मैटर को नहीं करती। तो हम कहेंगे एनर्जी का ट्रांसफर भी नॉन जीरो होगा, मतलब एनर्जी ट्रांसफर होगी, और मोमेंटम का ट्रांसफर भी नॉन जीरो होगा, मतलब कि मोमेंटम ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। 33 में क्या रखा है बच्चों, अपने को जो एवरेज पावर है वो दे रखी है 1500 वोल्ट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है 3 मीटर पे। बच्चों जब भी अपने को पावर और ऐसा डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आए तो अपने को ये बताना है, इस तरह से करना है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास पावर अपॉन एरिया, और इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये भी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी इंटू सी का 2 टाइम, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी इंटू सी का 2 टाइम है। ये हमारे पास दोनों फार्मूले होते हैं, ऑलरेडी काफी दिनों से हम ये टॉपिक को कर रहे हैं। तो यहां से हम देखेंगे अपने को ई नोट निकालना है। देखो 2 पहले ऊपर गया, एप्सिलॉन नोट नीचे आ गया, सी भी नीचे आ गया, तो आ गया देखो 2p, एरिया को मैंने लिख दिया 4 पाई आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नोट और सी नीचे आ गए थे, सबकी वैल्यूज को लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो हम देखते हैं यहाँ पर 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 की टेबल पे ये कट के 500 आ जाएगा, 502 क्या हो जाएगा 1000 और ये 8 9 क्या बन जाएगा 10 की पावर 12, नीचे क्या बच गया 10 की पावर 8, इसको सोल्व करोगे 10 की पावर 4 आ गया, 4 आ गया। ये है ई नोट का स्केयर, तो ई नोट का स्केयर जो है
इसकी पावर बन जाएगी ई नॉट बन जाएगा 10⁻², जो कि 100 आ जाएगा। वोल्ट पर मीटर इसकी यूनिट होती है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 क्वेश्चन के अंदर अपने को गिवन है एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड अपने से पूछा है सेम रीजन में क्या होगा। बच्चों अपने को डायरेक्ट फार्मूला पता है, ई नोट बाई बी नोट जो है ये सी होता है। अगर मैं बी नोट निकालने चला, नोट ना भी लगाऊं तब भी कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि नोट तब होता है जब एयर में देखते हैं। और हमारे को एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, तो नोट ना भी लगाओ तब भी चलेगा, और यहां पे सोल्व भी कर रखा है। देखो अपने को बी निकालना है, बी क्या हो जाएगा ई बाय सी। ई इलेक्ट्रिक फील्ड था जो कि अपने को गिवन है, देखो ये, इसको स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 3 × 10⁻⁻12, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 3 × 10⁻12। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन 35 पे। 35 पे अपने से पूछा है कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी डायमेंशन लेस है। बच्चों अपने को साफ साफ ये दिख रहा है यहाँ पर, जो फर्स्ट क्वांटिटी है यही डायमेंशन लेस है, क्योंकि ये होता है 1/c। सी का फार्मूला ये होता है ना 1/√μ0ε0। तो ये क्या हो जाएगा 1/c, ये 1/c है और ये c होता है, ये दोनों c और c कट जाएंगे। दैट मीन्स फर्स्ट क्वांटिटी हमारी क्या आ जाएगी डायमेंशन लेस। नेक्स्ट बढ़ते बच्चों, वो अपने कह रहे हैं आइडेंटिफाइड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुज वेवलेंथ वेरी गामा रेडिएशन। बच्चों इसके लिए क्या है, अपने को पूरी टेबल को लर्न करना पड़ेगा, जो कि एनसीईआरटी के अंदर अपने को टेबल दी हुई है उसके अकॉर्डिंग। वैसे भी इतनी जो स्मॉल वेवलेंथ है वो हाई एनर्जी की वेव्स की होती है, तो आप आइडिया लगा के भी गामा रेडिएशन चेक कर सकते हो, अदरवाइज इसका कोई मतलब फॉर्मूला नहीं है, डाटाबेस क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 में बच्चों अपने कह रखा है आइडेंटिफाइड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुज वेवलेंथ वेरीज। तो ये जो रेंज है बच्चों, ये इनफ्रारेड रेडिएशन की होती है, ये भी बुक से अपने करनी पड़ेगी, कि मतलब टेबल से अपने करनी पड़ेगी, एनसीईआरटी के अंदर लर्न करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है बच्चों 38 क्वेश्चन, नेम द कंस्टिट्यूएंट रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच इज यूज्ड फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन। एयरक्राफ्ट नेविगेशन के लिए माइक्रोवेव यूज करते हैं। मैं थोड़ा सा बात बता देता हूं, रडार सिस्टम के अंदर हम माइक्रोवेव यूज करते हैं। कोई भी जैसे प्लेन वगैरह होता है ना बच्चों, माइक्रोवेव जाती है, इसको टकरा के वापिस आ जाती है। ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर यहाँ लगा होता है, और हम देख लेते हैं कि दुश्मन देश का कोई जहाज आया है। लेकिन अगर इसकी जगह हम रेडियो वेव लेते हैं ना, रेडियो वेव बड़ी होती है, लेंथ में बड़ी होती है। जैसे मैं कह दूं एक कोई बहुत बड़े एक तीला है, एक झाड़ू का कोई एक डंडी है पतली सी, बहुत वो बहुत बड़ी है, वो उससे अगर किसी चीज को आप दबाओगे ना वो मुड़ जाएगा। और वही माचिस की छोटी तीली है, एक मैच स्टिक है, उस सब किसी को प्रेस करोगे तो आप कर सकते हो। तो क्या होता है, रेडियो वेव की वेवलेंथ बड़ी होने के कारण वो मुड़ के आगे चली जाती है, वो यूज नहीं करते। तो हमेशा ही नेविगेशन के अंदर हम कौन सी यूज करते हैं, माइक्रोवेव्स। नेक्स्ट हम बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 पे। वो कह रहे हैं जो वेल्डर्स होते हैं, जो वेल्डिंग वगैरह करते हैं, वेल्डिंग के अंदर बच्चों हाई एनर्जी की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बाहर निकलती है, जो कि तभी वो ग्लास आगे रखते हैं ताकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उनको हार्म ना करें। तो पूछ रहे हैं वेल्डर जो स्पेशल ग्लास डालते हैं वो कौन सी इनमें से किस रे को सेफ होने के लिए डालते हैं, तो अल्ट्रावायलेट रेज आएगा। नेक्स्ट है 40th क्वेश्चन, वो कह रहे हैं अरेंज द फ्लोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। इंक्रीजिंग एनर्जी की अंदर अपने को क्या लिखना है, इसका अपने को लिखना है इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब पहले सबसे छोटे वाली एनर्जी लिखनी है। बच्चों अपने को पता है रेडियो वेव के पास जो एनर्जी सबसे कम होती है, और उसके बाद होती है फिर विजिबल बीच में आता है, जो वो पूरी लाइन मैंने बता रखी है, और लास्ट में फिर एक्स और गामा रेज आती है। तो सबसे कम एनर्जी रेडियो वेव की, उसके बाद विजिबल की। पर विजिबल के लिए क्या है, दो कलर आगे, इनमें से पहले एनर्जी कम किसकी है वो लिखो। तो ये विबग्योर को फॉलो करते हैं, विबग्योर को। तो पहले एनर्जी जो है देखो ब्लू की ज्यादा होगी और येलो की कम होगी, तो पहले येलो आएगा। तो सबसे पहले रेडियो, फिर येलो, फिर ब्लू और फिर एक्सरे। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन है वो आ जाएगा पहले डी फिर बी, डी बी। तो पहले वाले में डी तो एक में ही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वैसे ही करेक्ट हो जाएगा, आगे देखने की नीड नहीं पड़ेगी। गामा रेज को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं बच्चों, तो इसमें देखो गामा रेज को आयनाइजेशन चैम्बर से रिएक्ट करते हो, क्योंकि हाई एनर्जी की रेडिएशन होती है, ये क्या करती है आयनाइजेशन प्रोड्यूस करती है, तो इसलिए आयनाइजेशन चैम्बर से इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड से हम जनरली यूज करते हैं माइक्रोवेव्स को डिटेक्ट, थर्मोपाइल से इंफ्रारेड को, फोटोसेल से यूवी रेडिएशन को। तो इसका जो आंसर है वो सी आ जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। वो कह रहे हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो एक्स वाई प्लेन में जा रही है थीटा एंगल बना के,
तो इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बताओ। बच्चों देखो, अगर ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, वेव यूं जा रही है, तो आप मुझे बताओ एक्स के साथ कितना एंगल बना रही है। तो आप कहोगे सर यहां बना रही होगी कोस थीटा कंपोनेंट, इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो कितना होगा, एक्स कोस थीटा। यहाँ क्या होगा, एक्स साइन थीटा। तो बच्चों वेव की इक्वेशन आपको लिखनी आनी चाहिए। पॉजिटिव एक्सिस में जाती है तो यहाँ पे माइनस आता होता है, तो हमने कहा के एक्स, एक्स नहीं आया आपकी बार, क्या आया, एक्स कोस थीटा, क्योंकि पॉजिटिव एक्स में जा रही है। ऐसे पॉजिटिव वाई में जा रही तब भी माइनस आएगा, वाई नहीं आएगा, वाई में नहीं जा रही, वो वाई के ओनली, सॉरी यहाँ वाई आएगा, ओनली वाई का साइन थीटा कंपोनेंट कवर कर रही है, ये वाई है, तो हम कह देंगे ए ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 43 पे, डिस्प्लेसमेंट करंट की अपने को एक्सप्रेशन बतानी है। डिस्प्लेसमेंट करंट होता है आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी। तो इसके अंदर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 44th क्वेश्चन पे, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट ट्रांसपोर्ट, कोई भी वेव हो ना बच्चों, वो कभी भी जो है चार्ज या मैटर को ट्रांसफर नहीं करती, एनर्जी मोमेंटम तो करती है। अब इंफॉर्मेशन क्या होता है, देखो बच्चों आप फोन वगैरह करते हो, टीवी चलाते हो, तो मैंने कहा था माइक्रोवेव यूज होती है, तो इंफॉर्मेशन तो ट्रांसफर कर सकती है, इंफॉर्मेशन भी, मोमेंटम भी, एनर्जी भी, बस चार्ज ट्रांसफर नहीं कर सकती। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 पे। 45 में अपने को क्या रखा है, अपने को एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिवन है, नॉन मैग्नेटिक अपने को मीडियम दे रखा है, नॉन मैग्नेटिक, और अपने को क्या रखा है, ये इक्वेशन है विद डिस्टेंस बीइंग इन मीटर टाइम इन सेकंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है। वो तो सबसे पहले तो आप देखते हैं, इसी से आप देखो, ये x के साथ वाला k होता तो k अपने को दे रखा है, t के साथ वाला ओमेगा होता तो ओमेगा अपने को दे रखा है, और अपने को पता है कि ये किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है, तो ओमेगा बाय k वो v होगा। वैसे तो ओमेगा बाय k जो है वो c होता है, पर कोई मीडियम अब की बार क्या होगा, v, तो ये v आ गया बच्चों हमारे पास। अच्छा, c का फार्मूला देखो बच्चों, ये भी होता है हमारे पास, और v का फार्मूला ये। अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो मुझे पता है मीडियम में और फ्री स्पेस में दोनों सेम होंगे, क्योंकि मीडियम जो है वो कैसा दे रखा है, नॉन मैग्नेटिक, तो ये तो आ गया म्यू नॉट। एप्सिलॉन एम को लिखते हैं, मीडियम की परमिटिविटी होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी बच्चों वैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ये अपने को फाइंड करना है। जब आप सी और वी के रेशियो लोगे, ये तो कट जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ये ऊपर चला जाएगा। अब एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही है ये, इसको निकालना तो इधर अपने को क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर। एप्सिलॉन आर जो है स्क्वायर ऑफ सी बाई वी आ जाएगा। सी की जगह मैंने 3 × 10⁸ लिख दिया, वी की जगह इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाता था 12.5 × 10⁷, इसका स्क्वायर किया, ये आ गया 2.4 का स्क्वायर, जो कि अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, 5.8। पहले ये आएगा 5.76, पर हमारा ऑप्शन बी है, तो 5.8, हेंस ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ रहे बच्चों क्वेश्चन नंबर 46 के साथ। वो कह रहे हैं लाइट वेव ट्रेवल कर रही है वाई डायरेक्शन में, लाइट वाई डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ई वेक्टर जो है इज अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड बी वेक्टर मस्ट बी। वो कह रहे हैं अगर ई वेक्टर जो है ना वो एक्स की तरफ है, ई एक्स की तरफ है, हाथ को आप एक्स पे रखो। अब ये थंब ऊपर कब जा सकता है, जब हाथ अंदर जाए, मतलब जो बी वेक्टर है वो कहां हो, इनवर्ड हो, इनवर्ड को -z बोलते हैं, तो -z क्या हो जाएगा हमारे पास, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर 47 पे। वो कह रहे हैं इनमें से कौन सी जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बच्चों जो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के लिए सेंसिटिव है, ये जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। वैसे बच्चों इंफ्रारेड जो है, रेड रेडिएशन जो है वो एमिटेड होती है हॉट ऑब्जेक्ट, ये ठीक तो है, पर ओनली हॉट ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं ये थोड़ा सा गलत हो जाता है, अदरवाइज ये ना होता तो ये ऑप्शन भी हमको ठीक करना पड़ता। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 48 पे। वो कह रहे हैं बेस्ट वे फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मोस्ट ऑफ द सरफेस आर। माय डियर स्टूडेंट्स, जितनी हाई एनर्जी की वेव होगी ना उतनी वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी बाहर निकाल पाएगी, तो एक्स रे जो है इन सब में हाईएस्ट एनर्जी की रे है, इसीलिए तो इसका आंसर है वो आ जाएगा हमारे पास डी। नेक्स्ट हम बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर 49 पे। 49 पे अपने को कह रखा है कि लाइट वेव जो है वो अपने को ये इक्वेशन दे रखी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव अपने को बतानी है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखो जब ये पाई को आप अंदर ले जाओगे, पाई को अंदर ले जाओगे तो हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है वो बन जाएगी 10⁻³ sin 3 पाई 3 इंटू
3 इंटू, पहले पाई को इधर मल्टीप्लाई करो, पाई 3 × 10⁻6x माइनस 9 पाई इंटू 10⁻14 बच्चों अपने पता टी के साथ वाली ये चीज क्या होती है, ओमेगा। तो ओमेगा दे रखा है अपने को 9 पाई इंटू 10⁻14। बच्चों ओमेगा होता क्या है वैसे, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो मतलब इसको फ्रीक्वेंसी निकालना है तो इसको 2 पाई से डिवाइड कर दो। अब ये 2 पाई जो है इसके डिवाइड में आ जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा और 9/2 का तो 4.5, तो आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट हम बच्चों बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 50th है। इस क्वेश्चन में अपने को क्या रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एम्पलीट्यूड दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। द एवरेज एनर्जी डेंसिटी भी दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड की एवरेज एनर्जी डेंसिटी पूछी है, दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड और पूछी है मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी। बच्चों हमें पता है एनर्जी डेंसिटी दोनों फील्ड की क्या होती है, ऑलवेज आपस में क्या होती है, इक्वल। अगर एनर्जी डेंसिटी इक्वल होती है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी निकाले। इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला होता है ½ ε0 E स्क्वायर। अगर E होता है वो होता है RMS, पीक में करेंगे तो E0/2 ये फार्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी का, जिसमें ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैक्सिमम या पीक या एम्पलीट्यूड बोलते हैं, सेम चीज है। ये दे रखा है 2 का स्क्वायर करोगे आ जाएगा 4, हाफ, ये ε0 की वैल्यू है। तो ये 2 और 2 4, इस 4 से कट जाएगा, तुम्हारे पास 8.8 इंटू 10⁻⁻12, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर हमारे पास बी।